अस्सलाम वालेकुम। आज एवोल्यूशन के सिलसिले का ही अगला लेक्चर है जिसमें कुछ टर्म्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एवोल्यूशन की जो टर्म है वो कहाँ से ड्राइव हुई है और इसका मीनिंग क्या है। फिर एक टर्म हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसी को बायो एवोल्यूशन भी कहते हैं। फिर बायोलॉजी की एक ब्रांच है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन, सारी जितनी भी थियरीज हैं उन सब से हमने जो अखज़ किए हैं सारे प्रिंसिपल्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एवोल्यूशन के अगर टर्म को देखें ना, तो ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। ई स्टैंड्स फॉर आउट, और एक वर्ड है वेलवेयर। वेलवेयर का मतलब है रोल, टू रोल। तो एवोल्यूशन का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो ये है अनरोल करना, किसी चीज़ को अनरोल करना, या आप इसको कह सकते हैं अनफोल्ड करना। तो अगर हम लिटरली इसको देखें तो एवोल्यूशन का मतलब ये है कि अनफोल्डिंग और अनवेलिंग या अनरोलिंग आप इसको कह सकते हैं। यानी ये एक ऑर्डरली और ग्रेजुअल चेंज है फ्रॉम वन कंडीशन टू द अदर। तो एवोल्यूशन का जनरल व्यू भी हमारा यही है कि एवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई ज़मीन पर, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती गई है ग्रेजुअली और ऑर्डरली। क्योंकि ये जो चेंज है एवोल्यूशन का, ये बहुत स्लो, ग्रेजुअल और बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का ऑर्डरली चेंज है। तो इसलिए हम इसको अगर इसका लिटल मीनिंग देखें तो एवोल्यूशन का की जो टर्म है वो हमें ये बताती है कि ये एक ऑर्डरली चेंज की सीरीज़ है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर अब तक जितनी वैरायटी ऑफ लाइफ इस वक्त ज़मीन पर प्रिवेल कर रही है उस तक इसको लेकर आई है। इस सारे को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कह देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। दूसरी जो टर्म है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, या इसको इसी टर्म को हम बायो एवोल्यूशन भी कहते हैं। ये जो टर्म है ये एक साइंटिस्ट ने दी थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये वाली टर्म जो है ये कॉइन की थी। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, दो बातें हमने इसमें देखना होती हैं। एक तो हमने देखना है ओरिजिन ऑफ लाइफ एक चीज़, और दूसरी चीज़ हमने देखनी है वैरायटी ऑफ लाइफ थ्रू एजेस। अब हमने इसमें ये देखना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो ज़मीन पर जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ वहाँ से लेकर अब तक जो वैरायटी ऑफ लाइफ ज़मीन पर प्रिवेल कर रही है, यहाँ तक पहुँचने में जो जो स्टेजेस दरमियान में गुजरी हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइफ में ओरिजिन से लेकर अभी तक क्या चेंजेस आई हैं, जो ग्रेजुअल चेंजेस की हम बात कर रहे थे, जो ग्रेजुअल चेंजेस आई हैं उन सब को हम इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसको हम कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जो अगली जनरेशन पैदा होती है, एवोल्यूशन की थियरी के मुताबिक जो अगली जनरेशन पैदा होती है वो मॉडिफिकेशन के साथ पैदा होती है, और उससे जो अगली जनरेशन पैदा होती है उसमें वही वाली मॉडिफिकेशन मुमकिन है कि वो और ज़्यादा चेंज होकर पैदा हो जाए। और इस तरह एक करैक्टरिस्टिक जो होता है या एक कुछ स्ट्रेंथ होती है या जो एक वीकनेस होती है वो अगली जनरेशन में बढ़ जाती है, और उससे अगली जनरेशन में और बढ़ जाती है, उससे अगली जनरेशन में और बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे डिसेंट होता है यानी अगली जनरेशन आती है उसमें मॉडिफिकेशन पैदा हो जाती है, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ है विद मॉडिफिकेशंस, यानी ज़िंदगी चलती जाती है आगे लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ साथ चलती है। तो इसके बाद हम जो अगली टर्म जो है वो हम देखते हैं जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हमने स्टडी करना है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम यही चीज़ें जो हैं वो स्टडी करते हैं, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो टर्म
अगली जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हमने स्टडी करना है जो लाइफ फॉर्म्स हैं अभी तक इस वक्त जो ज़मीन पर मौजूद हैं, वो सारी जितनी भी फॉर्म्स हैं उनकी एवोल्यूशन को हमने स्टडी करना है। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो इस वक्त प्रीवेयर करें, इन सब को हम स्टडी करेंगे। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जो हम देख रहे हैं वो हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन। ओके, अभी तक जितने आइडियाज़ हैं एवोल्यूशन के बारे में, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने आइडियाज़ दिए हैं। तो उनकी बेस पर जैसे हम एक एक्सेप्टेड आइडिया है जो जिसको हम कहते हैं आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की बेस पर और जेनेटिक्स की बेस पर और सिस्टमैटिक्स की बेस पर, इन तीनों बेसिस को देखकर और जो भी अभी तक हमारी जो जितनी भी थियोरीज हैं एवोल्यूशन के बारे में, उन सब को देखने के बाद हमने क्या किया है कि हमने 5 प्रिंसिपल्स बनाए। ये प्रिंसिपल्स जनरल हैं, किसी स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए नहीं है। जनरल हमने ये 5 प्रिंसिपल्स बनाए, बारी बारी हम इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब से लाइफ ज़मीन पर ओरिजिनेट हुई है तब से लेकर अब तक जो स्पीड ऑफ एवोल्यूशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं रही। यानी एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन हैज बीन रैपिड इन सर्टेन टाइम्स। किसी एज में आके ऐसा हुआ होगा कि एवोल्यूशन बहुत तेज हुई होगी और किसी दौर में ऐसा हुआ होगा कि एवोल्यूशन जो है वो बहुत स्लो रही होगी। जैसे अब आप रीजन ऑफ लाइफ के टाइम पर देखें ना, अगर तो जो कंडीशंस हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस वो ऐसी थी कि वो लाइफ को सपोर्ट करने वाली नहीं थी, तो उस वक्त जो है वो एवोल्यूशन की स्पीड जो है वो ज़ाहिर है बहुत स्लो रही होगी। और ग्रेजुअली वो फिर जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती गई तो वो भी स्पीड अप होती गई होगी एवोल्यूशन की स्पीड। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगले दौर में आके हम कहें कि स्पीड अप होगी और उससे अगले दौर में उससे भी ज़्यादा तेज़ होगी। किसी और दौर में आकर फिर वो स्लो हो गई होगी, किसी और एरा में आकर देखेंगे तो मुमकिन है कि वो फिर तेज़ हो गई हो। यानी एवोल्यूशन की जो स्पीड है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर अब तक जो है वो सेम नहीं रही, ना ही वो ग्रेजुअली बढ़ रही, बल्कि किसी दौर में वो ज़्यादा रैपिड रही है और किसी दौर में वो स्लो भी हो गई होगी। ये पहला प्रिंसिपल है, ये जनरल है। इसमें कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी लंबे दौर को अगर आप देखें तो उसमें ग्रेजुअली उसकी स्पीड बढ़ ही रही हो, लेकिन अगर जनरली ओवरऑल देखें ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर अब तक, तो फिर कहीं किसी एज में ऐसा हुआ होगा कि स्पीड ऑफ एवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होगी, वो रैपिड होगी, और किसी में स्लो भी रही होगी। दूसरा यानी हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ एवोल्यूशन जो है, रेट ऑफ एवोल्यूशन वेरीज विथ टाइम। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ एवोल्यूशन है, रेट ऑफ एवोल्यूशन वो वेरी करता है कंसिडरेबली फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी किसी एक टाइम में हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ एवोल्यूशन कुछ और होगा और किसी और टाइम में अगर देखेंगे तो रेट ऑफ एवोल्यूशन कुछ और ही होगा। ओके,
दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो रेट ऑफ एवोल्यूशन है वो सारी स्पीशीज के लिए सेम नहीं है। यानी अभी हमने जो बात की ना, पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि रेट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो किसी एक दौर में स्लो रहा होगा और किसी दौर में तेज हो गया होगा। लेकिन अगर कहीं रेट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो स्लो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी स्पीशीज के लिए ही स्लो है, या किसी एरा में अगर जनरली हम बात करते हैं कि किसी एरा में रेट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो बहुत तेज है तो सारी स्पीशीज के लिए ही तेज है, ऐसा नहीं। किसी एक स्पीशीज के लिए रेट ऑफ एवोल्यूशन और हो सकता है और किसी दूसरी स्पीशीज के लिए रेट ऑफ एवोल्यूशन कोई और हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप अगर एलजी की बात करें तो एलजी का जो रेट ऑफ एवोल्यूशन है इसको अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन के साथ तो ह्यूमन का जो रेट ऑफ एवोल्यूशन है वो ज़्यादा रैपिड है एज कम्पेयर टू एलजी, या इसी तरह के और जो सिंपल किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो किसी एक ही एरा के अंदर भी आपको नजर आएगा कि एलजी का जो रेट ऑफ एवोल्यूशन है वो ह्यूमन से बहुत स्लो है। तो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट रेट ऑफ एवोल्यूशन से के साथ इवॉल्व होती हैं। इसी तरह अगर आप हमारी जो जीनस है ह्यूमंस की, होमो जीनस की बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो इवॉल्व हुई और फिर उसके बाद एक्सटिंक्ट भी हो गई, और इनका जो है वो रेट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो बाकियों के इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज था। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है जनरली अगर हम जनरली अगर सोचें ना तो हमें लगता है कि जैसे एवोल्यूशन की थियोरी ये कहती है कि एम्फीबियंस जो थे वो मछलियों से इवॉल्व होकर आए थे, मछलियों की किसी एक टाइप से, और एम्फीबियंस की कोई एक टाइप जो है वो इवॉल्व होकर रेप्टाइल्स बनी, और रेप्टाइल्स की कोई एक फॉर्म जो है उससे हम लोग यानी मैमल्स इवॉल्व हुए। अच्छा, जनरली अगर हम सोचें तो हमें लगता है कि रेप्टाइल्स का जब दौर था जब वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे और वो बहुत बड़ी उनकी पॉपुलेशन थी, उस वक्त अगर हम देखें तो हमें लगता है कि उनकी जो सबसे टॉप वाली स्पीशीज होगी, जो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी और सबसे ज़्यादा अडेप्टेड होगी, उससे अगली वाली जो स्पीशीज़ है नई, यानी हम मैमल्स में से कोई स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हुई होगी। जनरली हमें सोचें तो ये रहता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखें कि किसी एक स्पेशलिटी से निकलकर किसी दूसरी स्पेशलिटी में जाना एक मुश्किल काम है, लेकिन एक जनरल पोजीशन से किसी भी स्पेशलिटी में जाना आसान काम होता है। इसलिए जो भी एक जो कम्युनिटी किसी एक वक्त में प्रीवेल कर रही होती है उसमें से हमेशा टॉप की और सबसे कम्प्लेक्स किस्म की स्पीशीज से अगली वाली जनरेशन, अगली कोई नई स्पीशीज इवॉल्व नहीं होती, बल्कि हमेशा किसी जनरल से होती है। अब आप फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल लें कि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग थे वो हमें लगता है कि डायनासोर्स थे। अच्छा, डायनासोर्स को अगर आप देखें सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म के और सबसे ज़्यादा अडेप्टेड किस्म के ऑर्गेनिज्म ये थे, और हमें जनरली इंप्रेशन ये आता है कि डायनासोर से ही अगली तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी मैमल्स इवॉल्व हुए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड किस्म के ऑर्गेनिज्म से एक दूसरी तरह का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म पैदा होना एक मुश्किल काम है, लेकिन एक जनरल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स पैदा होना आसान बात है। इसलिए डायनासोर से बहुत निचले दर्जे के जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म थे, ये जनरल थे, उनमें से हम लोग यानी फिर मैमल्स इवॉल्व हुए। तो हमेशा तीसरा रूल ये कहता है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर से जब कोई नई स्पीशीज बनती है तो वो हमेशा किसी जनरल स्पीशीज है, यानी सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स और टॉप की जो स्पीशीज होगी उससे इवॉल्व नहीं होती, बल्कि जनरल और कम कम्प्लेक्स यानी सिंपल किस्म के किसी ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होती है हमेशा। चौथा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एवोल्यूशन जो है, अगर हम जनरली देखें ना, जनरली हम सोचें तो जो एवोल्यूशन की प्रोसीड करने की डायरेक्शन है वो है सिंपल टू कम्प्लेक्स। हम जब भी हम सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ज़मीन पर सबसे पहले पैदा होने वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो इंतहाई सिंपल किस्म का ऑर्गेनिज्म था, यानी एक बैक्टीरियम या कोई प्रोकैरियोटिक सेल था। और अब जो लाइफ प्रीवेल कर रही है दुनिया में, जो वैरायटी है, ये बहुत कम्प्लेक्स है। जैसे हम अपने आप को देखें
तो अगर हम जनरली देखें तो हमें लगता है कि एवोल्यूशन हमेशा सिंपल से लेकर कम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है, लेकिन एवोल्यूशन हमेशा ऐसा नहीं करता, हमेशा ऐसा नहीं होता। एवोल्यूशन डू नॉट प्रोसीड, बल्कि हम यूं कहें कि डू नॉट नेसेसरीली प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। जनरली हमें ये लगता है कि सिंपल से कम्प्लेक्स, क्योंकि हम हमेशा से ये पढ़ते हैं कि पहला जो ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर आया वो बहुत सिंपल था, और आप अगर हम देखें तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स है। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एवोल्यूशन जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ ही जाए। कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई जो स्पीशीज़ होती है वो कम्प्लेक्स होती है, वो डीजेनरेट होती है, वो रिवर्स भी हो जाती है। अच्छा, इसमें अगर हम एक दो एग्जांपल, जैसे कई बर्ड्स ऐसे हैं जो फ्लाई नहीं करते, फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। अच्छा, बर्ड्स के बारे में हमारा नज़रिया ये है, एवोल्यूशन का जो नज़रिया वो ये है कि ये जो बर्ड्स हैं ये रेप्टाइल्स से इवॉल्व होकर हैं। अच्छा, रेप्टाइल्स उड़ने वाले नहीं थे, तो ना उड़ने वालों से उड़ने वाले इवॉल्व हुए। तो सबसे पहले तो बर्ड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसमें आ गई होंगी और ग्रेजुअली ज़ाहिर आई होंगी। जो फ्लाइटलेस बर्ड है ना, उनके बारे में इंप्रेशन ये आना चाहिए कि ये जो रेप्टाइल्स है ना, इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ बर्ड्स वाली एक्वायर कर ली, सिर्फ एक के अलावा, और वो थी फ्लाइट। यानी उन्होंने फ्लाई करना नहीं सीखा, बाकी उन्होंने सब कुछ, अपनी चोंच भी बना ली, उन्होंने अपनी बोन्स को भी जो है हॉलो कर लिया, वेट भी अपना कम कर लिया, टेल भी बना ली, पंजे भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उन्होंने फ्लाइट नहीं सीखी। ये इंप्रेशन एवोल्यूशन में तो ये आता फ्लाइटलेस बर्ड्स को देखकर, लेकिन ऐसा है नहीं। हुआ क्या, जितने भी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, कीवी है, आप ऑस्ट्रिच को देख लें, तो ये सारे जो बर्ड्स हैं ये रेप्टाइल से जब इवॉल्व होकर बर्ड्स बने, इन्होंने फ्लाइट सीखी, लेकिन उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखकर, क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, यानी फ्लाइट की एबिलिटी को लूज कर दिया। इसी तरह आप एक और एग्जांपल आप देखें ना, जो एक मछलियों की एक क्लास है जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीस। ये कार्टिलेजिनस मछलियां हैं, इनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ, कार्टिलेज का स्केलेटन है। इसी तरह एक और भी क्लास है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है, इनका जो स्केलेटन है वो भी कार्टिलेज का ही बना हुआ है। अच्छा, अब इनका जो साइक्लोस्टोम्स का जो स्केलेटन है वो ओरिजिनली कार्टिलेज का बना हुआ है। जब स्केलेटन इवॉल्व हुआ तो इन्होंने कार्टिलेज का स्केलेटन बनाया। बहुत हल्का होता है और इसको कैरी करना बहुत आसान है, इसके साथ स्विम करना बड़ा आसान है, ग्रेविटी पर ओवरकम करना बड़ा आसान है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा स्केलेटन नहीं। अच्छा स्केलेटन क्या है, बोन का स्केलेटन जैसा हमारा है, तो बोनी स्केलेटन अच्छा था। कॉन्ड्रिक्थीस ने क्या किया, कॉन्ड्रिक्थीस भी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना स्केलेटन कार्टिलेज से हटाकर बोनी स्केलेटन कर लिया, जैसे कि एवोल्यूशन में होने वाला था। एज एक्सपेक्टेड के अगली जो जनरेशन, अगली जो नई स्पीशीज पैदा होने वाली थी वो जरा अच्छी पैदा होने वाली थी, यानी अच्छी प्रॉपर्टीज के साथ कार्टिलेज की बजाय इन्होंने बोनी स्केलेटन डाल दिया। अब उसमें मसला क्या था, स्केलेटन तो बहुत अच्छा था, बोन का बना हुआ था, ऑसिफाइड था, मजबूत था, लेकिन उससे इसका वजन बढ़ गया, ग्रेविटी इन पर ज़्यादा एक्ट करने लगी। अब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होती, ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए भी और फिर स्विम करने के लिए भी। अब इन्होंने क्या किया, इनको चूंकि सूट नहीं किया बोनी स्केलेटन, तो इन्होंने उसको हटाकर वापस वही वाला ले लिया जो इनका पुराना यानी पिछली क्लास में था, यानी कार्टिलेजिनस स्केलेटन। अब इनका कार्टिलेजिनस स्केलेटन इनका प्राइमरी कैरेक्टर, लेकिन इनका जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन है ये इनका सेकेंडरी कैरेक्टर है। प्राइमरीली ये क्या है, ये बोनी स्केलेटन वाली है, ये बोनी फिशेस थी, लेकिन इनको चूंकि बोन का स्केलेटन सूट नहीं किया एनवायरनमेंट के मुताबिक, तो इन्होंने इसको रिवर्स कर लिया और अब ये क्या बन गया, इनका कार्टिलेजिनस स्केलेटन बन गया। तो अब इससे, इस एग्जाम्पल से भी और इस एग्जाम्पल से भी ये पता चलता है कि एवोल्यूशन जरूरी नहीं है कि सिंपल से हमेशा कम्प्लेक्स की तरफ जाए। हो सकता है सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाए, और ये भी हो सकता है कि कम्प्लेक्स की तरफ से वापस सिंपल की तरफ आ जाए। तो चौथा जो रूल है, जो चौथा प्रिंसिपल है एवोल्यूशन का, वो ये कहता है कि एवोल्यूशन डू नॉट नेसेसरीली प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स।
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूं लिख दिया कि एवोल्यूशन डू नॉट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, गलत हो जाएगा। नेसेसरीली का वर्ड बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ, यानी जनरली तो यही इंप्रेशन है कि सिंपल से कम्प्लेक्स ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ ही आए, कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ रिवर्ट भी हो सकता है। पांचवा जो प्रिंसिपल है एवोल्यूशन का, वो ये कहता है कि एवोल्यूशन जो है वो इंडिविजुअल्स में नहीं, इंडिविजुअल्स इसको नहीं प्रोसीड करते, बल्कि कौन इसको प्रोसीड करता है, पॉपुलेशंस करती है, पॉपुलेशन से। यानी एवोल्यूशन जो है वो इंडिविजुअल से नहीं होती बल्कि पॉपुलेशन से होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक पॉपुलेशन है बहुत बड़ी, जैसे कोई वाइल्ड पॉपुलेशन, कोई भी जंगल में किसी एनिमल की पॉपुलेशन है, उसके दरमियान कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया कि उनमें से आधी जो पॉपुलेशन है वो एक साइड पर हो गई है, आधी पॉपुलेशन जो है वो एक तरफ हो गई है। ये इस साइड वाले आपस में इंटरब्रीड करें और ये वाले आपस में इंटरब्रीड करते जा रहे हैं, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कुछ जनरेशन के बाद देखेंगे कि इनकी जो इस तरफ वाली पॉपुलेशन की जो वेरिएशन है वो और तरह की हो गई, इनकी इतनी ज़्यादा वेरिएशन हो गई है कि हम इनको आप देखेंगे तो हमें लगेगा ये दोनों बिल्कुल ही अलग तरह की स्पीशीज़ हैं। और अब हम कहेंगे अगर वो इतने वेरीड होंगे कि वो बिल्कुल अलग अलग नज़र आएंगे और अब हम उनको इकट्ठे रहने का मौका देंगे भी, तो वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये एक पॉपुलेशन से एक नई स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हो गया। तो इस तरह जेनेटिक ड्रिफ्ट से ऐसा हो सकता है। इसी तरह नेचुरल सिलेक्शन भी काम करती है, यानी किसी पॉपुलेशन में, ज़ाहिर है एक पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन होती है, वो कोई कलर की वेरिएशन हो सकती है, कोई हाइट की वेरिएशन हो सकती है, कोई मेंटल एबिलिटी की वेरिएशन हो सकती है। अब ऐसा हो सकता है कि नेचर जो है वो उनमें से किसी खास प्रॉपर्टी वाले ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करती है जिंदा रहने के लिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स का जो कलर है वो लाइट है और कुछ का डार्क है। अब जो लाइट कलर वाले हैं वो आसानी से नज़र आ जाते हैं अंधेरे में भी, और डार्क कलर वालों को छुपने में ज़रा आसानी। इसका मतलब है कि लाइट कलर वाले जो हैं वो आसान शिकार हो सकते हैं शिकारी का। तो इसका मतलब ये है कि नेचर जो है वो डार्क कलर वालों को सेलेक्ट कर रही है कि उनको जिंदा रहना चाहिए और अगली जनरेशन उनको पैदा करने का मौका देना चाहिए।